अस्सलामुअलैकुम। वाइड फैक्ट्स में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज में बानो चीचक आयतोलन खातून को बताती है कि कोरकुट सरदार हकीम आरतू के पास खून का नमूना देने के लिए गए हैं। उसके बाद आयतोलन उसे कहती है ठीक है तुम जाओ। बानो चीचक के जाने के बाद वो उस संदूक की जानिब बढ़ती है। बानो चीचक भी जाते जाते ये सब देख रही थी। आयतोलन संदूक से मोहर निकालती है और बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ बैजेंटीन में अर्तुगरुल उस दरवेश के हवाले वो सोने के सिक्कों वाली बोरी करता है और उसे कहता है कि गाँव वालों में ये सोना आप बांट देना। अगर फिर भी किसी को मुश्किल पेश आए तो वो सल्जूक रियासत की जमीनों की तरफ आ सकता है और अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है। कल सुबह हम यहाँ से वापस कबीले की तरफ रवाना हो जाएंगे। दूसरी तरफ गुमुश्किन सादुद्दीन के पास पहुँचता है और उसे कहता है कि आप मुझे साफ साफ क्यों नहीं बता रहे कि क्या चल रहा है, क्या आपको मुझ पर एतमाद नहीं है। इस पर सादुद्दीन कहता है जो तुम्हें चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, कुछ ही दिन के बाद तुम मारगरेब बन जाओगे। अब वो मोहर मेरे हवाले करो और कबीले के जरगे में तुम वही करोगे जो तुम्हें मैं कहूंगा। गुमुश्किन कहता है कि नयान ने पहले भी इस मोहर के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, आपको कैसे यकीन है कि मुस्तकबिल में वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा। सादुद्दीन गुमुश्किन के सामने सोने के सिक्कों की एक बोरी रखता है और उसे कहता है कि ये सोना अपने साथ ले जाओ। नयान का मसला तुम मुझ पर छोड़ दो और अगर तुम्हारे मारगरेब बनने में कोई रुकावट आए तो उसको इन सोने के सिक्कों से खरीद लेना और अगर फिर भी कोई ना माने तो उसे ताकत के बल पर राजी करो। उसके बाद गुमुश्किन वो मोहर सादुद्दीन को दे देता है और वहां से वापस रवाना हो जाता है। उसके बाद एक सिपाही सादुद्दीन कोपेक के पास आता है और कहता है कि ताजर अब्दुल्ला आया है और आपसे मिलना चाहता है। जिसके बाद सादुद्दीन कोपेक कहता है कि ठीक है भेजो उसे। उसके बाद तानगुत अंदर दाखिल होता है। वो दरअसल नाम और भेस बदल कर आया था और सादुद्दीन ने उसे खुद बुलवाया था। उसके बाद सादुद्दीन सब सिपाहियों को बाहर भेज देता है। तानगुत सादुद्दीन से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। सादुद्दीन कहता है कि मैं नयान को कबीले से आजाद करवा कर लाऊंगा, जो मुझे पता है कि तुम नहीं चाहते। तानगुत अपना खंजर निकालने लगता है लेकिन सादुद्दीन कहता है कि अपना खंजर पास रखो, तुम मेरे साथ वफादारी का खेल मत खेलो। सादुद्दीन कहता है कि हम दोनों जानते हैं कि नयान मुश्किलात पैदा करता है और उसे मार देना चाहिए। जिस पर तानगुत कहता है कि मेरे साथ कोई खेल मत खेलना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सादुद्दीन तानगुत से कहता है कि मुझे तुम में ओगेडे खान का वफादार नजर आता है। अगर सुलह का मुआहदा ना होता तो मैं नयान को कभी भी ना बचाता। अब नयान को बचाना मेरी मजबूरी है और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ काम करना पसंद करूंगा। तानगुत कहता है तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिस पर सादुद्दीन कोपेक उसे कहता है कि नयान को मार डालो और उसकी जगह कमांडर बन जाओ। फिर तानगुत कहता है कि ओगेडे खान मुझे कमांडर क्यों बनाएगा। सादुद्दीन कहता है कि मेरे पास एक चीज है, अगर वो तुम ओगेडे को दे दो तो वो तुम्हें कमांडर बना देगा। जिस पर तानगुत कहता है कि क्या है वो चीज। तो उसके बाद सादुद्दीन उसे कहता है कि आगोज खान की मोहर। तानगुत ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि बताओ इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर सादुद्दीन कहता है कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर तुम वो शर्तें मान लोगे तो मैं ये मोहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बैजेंटीन में अर्तुगरुल और उसके साथी सो रहे होते हैं। अर्तुगरुल ख्वाब में देखता है कि वो एक जंगल में भाग रहा है और सुलेमान शाह उसको पुकार रहे हैं लेकिन उसके नजर नहीं आ रहे। अर्तुगरुल काफी भागता है लेकिन उसे सुलेमान शाह नजर नहीं आते। फिर वो भागते भागते जंगल से बाहर निकल आता है। बाहर वो देखता है कि एक बड़े दरख्त के नीचे सुलेमान शाह बैठे हैं। अर्तुगरुल उनका हाथ चूमता है और उनके पास बैठ जाता है। सुलेमान शाह कहते हैं कि तुम बहुत सी जगहों पे गए हो और तुमने काई कबीले की इज्जत को बढ़ाया है। अर्तुगरुल कहता है मैंने सिर्फ आपके असूलों की पैरवी की है और मैं आइंदा भी ऐसा ही करूंगा। फिर सुलेमान शाह कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे साथ हैं या तुम्हारे पीछे आएंगे उनको इज्जत और खुशी नसीब होगी। इस जमीन पर एक बहुत बड़ा दरख्त उगेगा जिसकी शाखें चारों तरफ फैल जाएंगी। फिर वो एक बच्चा उठाते हैं और अर्तुगरुल के हवाले करते हैं और उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा बेटा उस्मान है, ये उस दरख्त की बुनियाद रखेगा जो पूरी दुनिया में फैलेगा। सुलेमान शाह वो बच्चा अर्तुगरुल के हवाले करते हैं और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी आने वाली नस्लें अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करेंगी। अर्तुगरुल बच्चे को गौर से देखता है और जब नजरें उठाकर देखता है तो सुलेमान शाह मौजूद नहीं होते, वो गायब हो चुके होते हैं। फिर अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तूतकिन कोरकुट सरदार के खेमे में जाता है और उनसे कहता है कि आप इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, आप उस जालिम नयान के लिए जरगा कैसे बुला सकते हैं। जिस पर कोरकुट सरदार कहता है कि मैं जानता हूं सब लोग इंसाफ चाहते हैं लेकिन गुस्से में कोई कदम उठाना भी अक्लमंदी नहीं है। जिस पर तूतकिन कहता है आप उस शख्स को कल आजाद कर देंगे जिसने हमारे कितने ही मासूमों का खून बहाया है, लेकिन मैं इस गुनाह का हिस्सा नहीं बनूंगा, ना ही मैं जरगे को मानता हूं और ना ही उसके फैसले को। और फिर तूतकिन बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद जरगा शुरू हो जाता है और सादुद्दीन कोपेक भी वहां पर पहुंच जाता है। कोरकुट सरदार और हाइमा खानम खड़े हो जाते हैं और
और सादुद्दीन कोपेक दरमियान में बैठ जाता है। दूसरी तरफ तोतकिन नोयान के पास पहुंचता है और पिंजरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है। फिर वो अपने हाथ पर कपड़ा बांधकर नोयान को मारने लगता है और खूब मारता है, जिसके बाद नोयान आगे से हंसना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जरगा जारी था। जरगे के लोग शदीद गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि नोयान को हम जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। इस मकसद के लिए ये जरगा होना ही नहीं चाहिए था। दिलीद अमीर कहता है कि पहले उन्होंने मेरे 2 बेटों को मारा और फिर मेरी बेटी आइकस को शहीद कर दिया और आप ये चाहते हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। जरगे के लोग उसकी बात पर रजामंदी का इजहार करते हैं। इसके बाद हकीम आर्तुक एक कुरानी आयत का हवाला देता है जिसमें सुलह पर जोर दिया गया था। फिर गमुश्तकिन बोलता है और कहता है कि हमारी रियासत अमन के रास्ते पर है जबकि मंगोल शर पसंदी चाहते हैं। इस पर दिलीद अमीर कहता है कि तुम्हें ये शैतान ने बोलने पर मजबूर कर दिया है और तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद संगुर्तकिन बोलता है और कहता है कि जब मैं यहाँ वापस आया था तो मैंने आपको बताया था कि मैं ओगेडे के घोड़ों की देखभाल करता था और इसलिए मैं वहाँ पर रहा, लेकिन ये सच नहीं है। असल में मेरी नोयान के साथ दोस्ती थी और इसलिए मैं वहाँ पर रहा और मैं ओगेडे का खास आदमी था और मैं कई साल से सुल्तान के जासूस के तौर पर उनके दरमियान रह रहा था, इसलिए मुझसे बेहतर उन शैतानों को कोई नहीं जानता। आप सब जो कह रहे हैं वो ठीक है, नोयान को मारना भी ठीक है, लेकिन ये मसला रियासत का है, ये मसला रियासत के अमन और सलामती का है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तोतकिन नोयान को मुसलसल मार रहा होता है। तोतकिन नोयान से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतने सारे लोगों को मारने के बाद तुम कबीले से ऐसे ही चले जाओगे? जिस पर नोयान कहता है आतशी लड़के तुम जमीन के आखिरी किनारे पर चले जाओ ताकि तुम अपने बिस्तर पर सुकून से सो सको। और फिर नोयान अपना सर तोतकिन के नाक पर मारता है। इसके बाद तोतकिन उसे और ज्यादा मारता है और नोयान आगे से हंसता रहता है। दूसरी तरफ जरगे में कंदोगदो कहता है कि मेरा ख्याल है अब हमें कबीले के लोगों की राय ले लेनी चाहिए। जिस पर कोरकुत सरदार कहता है कि जो लोग चाहते हैं कि नोयान को रिहा कर दिया जाए वो अपना हाथ खड़ा करें। सबसे पहले संगुर्तकिन अपना हाथ खड़ा करता है, फिर हकीम आर्तुक और फिर गमुश्तकिन और उसके बाद बाकी सब लोग भी अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं और उसके बाद कंदोगदो और हैमा खानम भी अपना हाथ खड़ा कर देते हैं। उसके बाद दिलीद अमीर गुस्से से उठ खड़ा होता है और कहता है कि आज के बाद इस जरगे में मैं कदम नहीं रखूंगा। फिर दिलीद अमीर बाहर चला जाता है। इस तरह जरगे की अक्सरियत इस हक में थी कि नोयान को रिहा कर दिया जाए। ये सब देखकर सादुद्दीन कोपेक मुस्कुराता है और यहाँ ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।